हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त BM राणा। अभी हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो गांधी जी के ऊपर चल रही है, गांधी जी के जीवन वृत्तांत पर। तो मेन उन्होंने क्या कार्य किए गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में, वो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। तो गांधी जी ने हमने देख लिया था पीछे कि रोलेट सत्याग्रह तक। अब आगे चलते हैं। तो अब आगे उनका मेन दो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में आज मैं बताऊंगा। ये डिटेल में नहीं बताऊंगा, मोटे मोटे तौर पे गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई घटना है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। उसके बाद दूसरे बड़े नेताओं की घटनाओं को जानेंगे इस तरीके से, और फिर पूर्ण इसके इतिहास को जानेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि किसने क्या करा और इतिहास में कहाँ क्या हो रहा है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो अब हम पहुंच गए थे असहयोग आंदोलन पे। रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन के से गांधी जी के अंदर इतना विरोध उत्पन्न हो गया था वो कि अंग्रेज़ों के सहयोगी से अब असहयोगी बन गए थे। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन करने का निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने 1 अगस्त 1920 को औपचारिक शुरुआत करी, औपचारिक। और संयोग से इसी दिन हमारे एक बहुत बड़े नेता बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। बाल गंगाधर, परंतु आंदोलन को रोका नहीं गया और इसका औपचारिक शुरुआत हो गई। तिलक जी का निधन हो गया और इसके उसमें एक तिलक फंड बनाया गया कि उसमें 6 माह के अंदर 1 करोड़ रुपए की धनराशि को एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि तिलक जी का निधन हो गया। तिलक जी को हिंदू राष्ट्र का पिता भी कहा जाता है। ये हिंदू राष्ट्र के पिता कहे जाते हैं। नाम आ गया तो मैंने आपको बता दिया। और इनके बचपन का नाम आप जानते ही होंगे, केशव गंगाधर तिलक। ये छोटी छोटी बातें हैं, नाम आने पे बता दिया। का नाम केशव गंगाधर तिलक। कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, इसलिए आपको बता रहा हूँ। केशव गंगाधर तिलक इसी दिन, अब क्या इसकी शुरुआत गांधी जी ने अपने केसरे हिंद की उपाधि को लौटा कर किया। इसी दिन केसरे हिंद की उपाधि को लौटा कर किया। अब ये उपाधि ने दक्षिण अफ्रीका में दी गई थी 1915 में, जब उन्होंने जो बोअर युद्ध और जुलू युद्ध, बोअर युद्ध 1899 और जुलू युद्ध 1906 में, जब उन्होंने एक अपने एम्बुलेंस कोर और स्ट्रेचर कोर बना के वहाँ पर जो सेवा दी थी रेड क्रॉस दल के माध्यम से, उसके उपलक्ष्य में अंग्रेजों ने 1915 में 1 जनवरी 1915 को केसरे हिंद की उपाधि से वहाँ के द लॉर्ड हार्डिंग ऑफ सेंसरिन के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? लिख लीजिए, द लॉर्ड हार्डिंग ऑफ सेंसर के द्वारा दी गई थी दक्षिण अफ्रीका में। परंतु असहयोग आंदोलन को जानने से पहले यहाँ आ जाता है खिलाफत आंदोलन। यहाँ पर खिलाफत आंदोलन क्या है कि यहीं से शुरू होता है ये असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या है कि तुर्की जो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की तरफ से इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ रहा था, पर तुर्की की हार हो जाती है और ब्रिटेन इस पर कब्जा कर लेता है और तुर्की के टुकड़े हो जाते हैं। तुर्की का जो सुल्तान होता है वो पूरे विश्व के मुसलमानों का खलीफा समझा जाता है। तो धार्मिक दृष्टि से जो भारत के मुसलमान थे वो भी उसको बचाने के लिए, क्योंकि खलीफा पे भी अब समस्या आ गई, खलीफा पे भी खतरा मंडराने लगा और तुर्की के टुकड़े हो गए, तो उसको बचाने के लिए यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एक आंदोलन किया और एक खिलाफत समिति गठित कर दी। खिलाफत समिति का निर्माण किया, एक खिलाफत समिति बनाई। इसके जो 2 नेता थे, ये बम्बई में बनाई थी मार्च 1919 में इसका निर्माण करा बम्बई में। इसके
दो जो इसके निर्माण में दो नेता थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई थे। मोहम्मद और शौकत अली, तो उन्होंने इसे बनाई और मार्च में बनाई है, और 24 नवंबर 1919 को इसका अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन दिल्ली में हुआ। इसका दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन। इसमें गांधी जी को अध्यक्ष चुन लिया गया, गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया खिलाफत समिति का। अब ये खिलाफत समिति को अब इन्होंने अध्यक्ष बना लिया। अब इन गांधी जी ने क्या करा कि इस खिलाफत को असहयोग से जोड़ लिया, और इन्होंने लक्ष्य रखा स्वाधीनता और खिलाफत, दो लक्ष्य इन्होंने रख लिए। तो आगे क्या हुआ इसमें, खिलाफत तो इधर कमाल पाशा के समय में, कमाल पाशा थे तुर्की में उस समय, 1924 में खिलाफत का पद ही समाप्त हो गया, पद समाप्त, और खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो गया। अब गांधी जी ने सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में इस खिलाफत को असहयोग आंदोलन से मिला दिया। जो ये अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन, ये लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था। अध्यक्ष थे इसके। ये अध्यक्ष इसलिए बनाए गए थे क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जी की इच्छा थी कि इन्हें अध्यक्ष बनाया जाए और इन्हें मौका दिया जाए, तिलक साहब, लाला लाजपत राय जी को भी, तो इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। अब इधर लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन एक हो गए, परंतु इसी समय एक इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात है कि डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार, पूछ लेता कभी कभी क्वेश्चन में, नाम आपने सुना होगा। इन्होंने गांधी जी को खिलाफत को असहयोग में मिलाने पर इनका विरोध करा था। इन्होंने इसको मना करा था कि आप ना मिलाएं। ये केशव बलीराम वही बलीराम है जिन्होंने 1925 में आरएसएस की स्थापना की थी। ये पूछ लेता कभी कभी कि किसने विरोध करा था, तो इन्होंने करा था। इधर ये चल रहा था असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन एक साथ। तो अब आगे देखते हैं, क्योंकि मेन बातें बता रहा हूँ, कोई बारीकी से नहीं बता रहा हूँ, एक तरह से गांधी जी का जीवन परिचय चल रहा है। तो इधर चौरी चौरा कांड हो जाता है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में। संयुक्त प्रांत होता है उस समय उत्तर प्रदेश का नाम, संयुक्त प्रांत, ये भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का नाम है ये संयुक्त प्रांत। उस समय उत्तर प्रदेश बाद में बना, ये संयुक्त, उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से था। तो यहाँ पर गोरखपुर में पड़ता है चौरी चौरा। तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन का एक जुलूस निकाला जा रहा था, जिसमें कुछ भीड़ हिंसक हो जाती है और वो 21 पुलिसकर्मियों को पुलिस स्टेशन में जिंदा जला देती है। तो इससे क्षुब्ध होकर 12 फरवरी 1922 को बारदोली की कांग्रेस कमेटी होती है, बारदोली में, बारदोली पड़ता है गुजरात में, बारदोली में कांग्रेस कमेटी में गांधी जी असहयोग को वापस ले लेते हैं। असहयोग आंदोलन समाप्त। इनका काफ़ी विरोध होता है कि काफ़ी नेता ये कहते हैं कि अब हमारा लक्ष्य प्राप्त होने वाला था, पर आपने बीच में ही असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। इधर 12 फरवरी को ये असहयोग आंदोलन समाप्त करते हैं और 10 मार्च 1922 को राजद्रोह के आरोप में गांधी जी
गिरफ्तार हो जाती है के आरोप में गांधी जी गिरफ्तार। इन्हें 6 वर्ष का कारावास दिया जाता है। 10 मार्च को ये गिरफ्तार होते हैं और 18 मार्च को 6 वर्ष का कारावास का सजा हो जाती है। परंतु उनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से इन्हें 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया जाता है। इससे पहले ये मार्च चल रहा है 31 अगस्त 1922 में मुस्लिम लीग क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, खिलाफत सम्मेलन का आयोजन करती है और खिलाफत दिवस मनाती है। खिलाफत दिवस इसे कहते हैं खिलाफत दिवस, मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया। ये खिलाफत समिति द्वारा नहीं, मुस्लिम लीग द्वारा 1922 में खिलाफत दिवस मनाते हैं और 1924 में कमाल पाशा के समय में खिलाफत पद समाप्त हो जाता है और खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। अब 5 फरवरी 1924 को गांधी जी रिहा हो गए। अब इसके बाद गांधी जी 1924 में रिहा होने के बाद 1924 में बेलगांव पड़ता कर्नाटक में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। अधिवेशन की अध्यक्षता ये गांधी जी द्वारा एकमात्र अध्यक्षता है कांग्रेस की, एकमात्र। यहाँ पर गांधी जी ने अध्यक्षता की है और ये गांव में होने वाला भी एकमात्र अधिवेशन है कांग्रेस का। ये 2 बातें ध्यान रखिए, गांव का भी एकमात्र है और गांधी जी का भी एकमात्र है बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव में अध्यक्षता करने के बाद अब सीधे इम्पोर्टेंट जगह है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में एक तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। पूर्ण स्वतंत्रता ये हुआ 1929 में। अब इसी की इम्पोर्टेंसता यह है कि यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का अधिकार गांधी जी को दे दिया गया, या अधिकार दिया गया सविनय अवज्ञा का इस अधिवेशन में। कि आप उपयुक्त समय में, जब भी उपयुक्त समय हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएं, क्योंकि जो 31 दिसंबर 1929 की जो डेडलाइन थी कांग्रेस ने दी थी ब्रिटिश सरकार को, वो समाप्त हो चुकी थी और रात के 12 बजे तिरंगा फहराया गया और इस दिन ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। इसलिए 26 जनवरी का हमारे बहुत महत्व है इतिहास में, मनाने का निर्णय लिया गया। एक तो इसमें पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया, दूसरा सविनय अवज्ञा का अधिकार गांधी जी को दे दिया गया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का लक्ष्य ये रखा गया कि हम प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाएंगे। अब गांधी जी को यहाँ अधिकार मिल गया और गांधी जी यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। देखिए, इसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। क्योंकि ये नमक कानून तोड़ने से ही शुरू हुआ था। तो ये गांधी जी क्या करते हैं कि अपने 79 अनुयायियों के साथ, भक्तों के साथ, जो उनके समर्थक थे, गांधी जी अपने साबरमती वाले आश्रम से, साबरमती कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद में, अहमदाबाद साबरमती आश्रम से दांडी के लिए यात्रा करते हैं। दांडी कहाँ है? नवसारी जिले में पड़ता है, गुजरात की। और अहमदाबाद से दांडी की दूरी है 385 किलोमीटर। ये पैदल चल के जाते हैं।
तो अब ये शुरू होती है 12 मार्च 1930, दांडी यात्रा, इसे दांडी यात्रा कहते हैं। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुई और 24 दिन लगे इन्हें वहाँ पहुँचने में पैदल, और 385 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा करी, और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे। और 6 अप्रैल को इन्होंने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। पर इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि मुस्लिम लीग साथ नहीं दी। मुस्लिम लीग ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में साथ नहीं दिया, साथ नहीं दिया, और गांधी जी ने ये कार्य कर दिया। और क्या, अब वहाँ से आने के बाद एक धरसाना जगह है, यहाँ पर नमक कानून के विरोध में धरना चल रहा था, धरसाना कांड, ये भी बड़ा फेमस कांड है। ये 5 मई 6 अप्रैल को शुरू हुआ। मई में जो है धरसाना में धरना प्रदर्शन चल रहा था 5 मई 1930। यहाँ पे गांधी जी अहिंसा का बहुत बड़ा यहाँ पे परिणाम देते हैं कि लोग बैठे हुए रहते हैं और उन पर अंग्रेज अफसर डंडे से प्रहार करते हैं, सबके सिर फूट जाते हैं, खून निकलती है, पर लोग उफ तक नहीं करते और कोई उठकर नहीं जाता। ये एक बहुत बड़ी वहाँ पे दर्शना कांड में देखने वाली बात थी, जो वहाँ की रिपोर्टों में आया है कि लोगों के सिर फूट रहे हैं, माथे से खून बह रहा है, पर कोई उठकर नहीं भाग रहा है। और यहाँ से गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं। पाँच मई को गांधी जी गिरफ्तार और यरवदा जेल में डाल दिया जाता है। यरवदा जेल में इनको डाल दिया जाता है। अब इसी बीच का प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, तो कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इसमें भाग नहीं लेता, और ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक चलता है, परंतु इसमें कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लेता और प्रथम गोलमेज सम्मेलन फेल हो जाता है। इसलिए जब अंग्रेज समझते हैं कि भाई कांग्रेस के न होने से हमारा गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं हो सकता, क्योंकि गतिरोध दूर करने के लिए जो भारत के जितने भी दल थे उनके बीच और अंग्रेज़ों के बीच जो भी गतिरोध था उसको दूर करने के लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ये फेल हो जाता है। तब 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है। गांधी जी और जो भी कांग्रेसी थे उन्हें रिहा कर देते हैं कि जिससे कि हम दूसरा गोलमेज सम्मेलन करेंगे, आप उसमें आइए और हमसे वार्ता कीजिए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, यह होता है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1932। अब यहाँ इसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी जाते हैं। ये एकमात्र गोलमेज सम्मेलन है जिसमें कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि ने भाग लिया, वो भी गांधी जी ने, केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में यहाँ जाते हैं। ये एकमात्र गोलमेज सम्मेलन है जिसमें गांधी जी ने भाग लिया, और बाकी किसी में भी कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं गया। केवल अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए हैं, वो भी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में नहीं बल्कि दलितों के प्रतिनिधि के रूप में। अब इसी बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो जाता है। ये होता है इस सम्मेलन से पहले, तभी तो यहाँ जाएंगे सम्मेलन में। जब 26 जनवरी को गांधी जी रिहा हो जाते हैं, 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हो जाता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो जाता है।
यहाँ पे एक गांधी जी से रोक देते हैं गांधी इरविन समझौते के बाद, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हैं। गांधी जी इसमें जाते हैं SS राजपूताना जहाज से इंग्लैंड जाते हैं गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, और यहाँ गांधी जी पूर्ण उत्तरदायी शासन की मांग करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम ऐसा शासन हम चाहते हैं कि जिसमें पूरी जिम्मेदारी हमारी है और हम ही शासन चलाएं, परंतु अंग्रेज मानते नहीं हैं। और यहाँ पर मानते भी कैसे कि जो जिन्ना और अंबेडकर जी भी इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। जिन्ना और अंबेडकर अपनी अपनी जातियों के लिए सुविधाओं की मांग करते हैं। यहाँ पे वो जाति की बात करते हैं, भारत की बात नहीं करते, और अपनी अपनी जाति के लोगों के लिए सुविधाओं की बात करते हैं। आंदोलन ये सम्मेलन फेल हो जाता है, गांधी जी खाली हाथ वापस आते हैं। वो नाराज होकर इटली के जहाज़ से आते हैं, अब इटली के बेसंटियाना जहाज़ से। और दोबारा यहाँ पहुंचकर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। और धीरे धीरे लोगों की उदासीनता, क्योंकि पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, फिर गांधी जी ने बंद कर दिया, फिर चालू कर दिया, तो धीरे धीरे लोगों का रुझान कम हो जाता है। लोगों का इसमें पढ़ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन में इंटरफेयर करना, उसमें भाग लेना कम हो जाता है। इससे धीरे धीरे 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी वापस ले लेते हैं, समाप्त हो जाता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से समाप्त। तो 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए 1934 तक। इसके आगे के वीडियो में हम देखेंगे देश की आज़ादी तक गांधी जी के क्या क्या कार्य रहे, कहाँ कहाँ गांधी जी ने मेन कार्य करे, और गांधी जी का वृत्तांत चल रहा है। फिर आगे हम सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, इस तरीके से लेंगे। और सारा इतिहास तो इन्हीं लोगों के अंडर में है, इन्हीं लोगों ने काम करा है। एक मिस्टेक है सॉरी दोस्तों, यहाँ 31, ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, यहाँ गलती से मैंने 32 लिख दिया था। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ, और आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, आप और भी वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।